सुमेधा 13 साल की थी तभी से उसके माता पिता का रोड एक्सीडेंट में निधन हो गया था। तब से उसके बड़े भाई विवेक ने ही उसका पालन पोषण किया। विवेक की शादी प्रीति नाम की लड़की से हो गई। प्रीति बहुत ही समझदार और प्यारी थी। वो अपनी कुंवारी ननद सुमेधा के साथ भी बहुत अच्छे से रहती। ऐसे ही समय बीता। एक रोज सुमेधा कॉलेज से गुस्से में घर लौटी। उसे देख प्रीति ने उससे पूछा, क्या बात है सुमेधा, तुम इतने गुस्से में क्यों हो? गुस्सा करने की बात तो है ही ना भाभी, आपने फिर से मेरे लिए कतरनों से सूट सिल दिया। हाँ वो इसलिए क्योंकि तेरे सभी सूट पुराने हो चुके थे सुमेधा। अरे लेकिन कतरनों से क्यों सिला? आपको पता है कॉलेज में सब लोग मेरा खूब मजाक उड़ाते हैं। आपको मेरे लिए सूट बनाने का इतना ही शौक था तो मेरे लिए कुछ नया सूट ला देती, उसे सिल देती। नया सूट लाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है, तुम तो जानती ही हो ना। रहने दो ना भाभी, अब कोई बहाना मत बनाओ। उन दोनों की बातें सुन वहां सुमेधा का भाई अर्जुन भी आ जाता है। तुम अपनी भाभी माँ से कैसी बातें कर रही हो सुमेधा? तुम जानती हो ना वो बेचारी कितनी मुश्किल से कढ़ाई सिलाई करके इस घर को चला रही है। तुम्हारी फीस भी भरती है, घर का राशन पानी भी चला रही है, मेरी नौकरी भी चली गई है। बस भी करिए जी, बेचारी बच्ची है, कोई यूं डांटता है क्या भला? सुमेधा रोते हुए अपने कमरे में चली गई। लो कर दिया ना बेचारी को नाराज। प्रीति भी उसके पीछे पीछे चली गई। ओहो मेरी प्यारी ननद, अब रोना धोना छोड़कर जल्दी से हाथ मुंह धो ले। पता आज मैंने तेरी पसंद के कढ़ी पकौड़े और चावल बनाए हैं। ओ भाभी तुम सचमुच में ना बड़ी ही प्यारी हो। आप फटाफट खाना लगाओ, मैं बस यूं हाथ मुंह धोकर आई। सचमुच तुम इस वर्ल्ड की ना बेस्ट भाभी हो। चल चल अब मक्खन लगाना बंद कर और जल्दी से बाहर आ जा, नहीं तो बाहर नाग देवता यानी कि तुम्हारी भैया फन फैलाए बैठे होंगे। नाग देवता। कुछ देर बाद सुमेधा बाहर आती है। प्रीति सबको खाना परोसती है, फिर सब मिलकर साथ में खाना खाते हैं। दरअसल कुछ महीने पहले तक विवेक एक फैक्ट्री में काम करता था, लेकिन फैक्ट्री के घाटे में जाने की वजह से मालिक ने फैक्ट्री बंद कर दी। ऐसे ही कई महीने बीत गए लेकिन विवेक को कहीं नौकरी नहीं मिली। अगर कहीं मिलती भी तो महीने में 4-5 दिन की दिहाड़ी मजदूरी का काम मिल जाता, और कभी नहीं मिलता तो वो पूरा महीना खाली ही रहता। इसलिए एक रोज प्रीति विवेक से, सुनिए जी, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। मैं सोच रही थी मैं भी कोई काम शुरू कर दूं, इससे घर खर्च चलाने में आसानी होगी और सुमेधा की कॉलेज की फीस भी आसानी से निकल जाएगी। लेकिन क्या काम प्रीति? आपको पता है मैं शादी से पहले कपड़े सिलने का काम करती थी, जिससे मेरी ठीक ठाक कमाई हो जाती थी। अगर हम एक पुरानी सिलाई मशीन ले लें तो उससे मैं फिर से अपना काम शुरू कर सकती हूँ। मेरे पास कुछ पैसे रखे हैं बचत के, अगर आप कहो तो। लेकिन प्रीति क्या ये ठीक रहेगा? हाँ तो इसमें क्या हो गया, आजकल हर औरत कामकाजी है, और वैसे भी कपड़े मैंने घर पर रहकर ही सिलने, कमाई के साथ साथ घर भी दिख जाएगा। अच्छा ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे। प्रीति एक पुरानी सिलाई मशीन ले आती है और उससे कपड़े सिलने लगती है। उसने दुकान के मुकाबले दाम कम रखे थे, इसलिए आसपास की औरतें उसके पास ही सूट सिलवाने लगती हैं। प्रीति सारा दिन बैठकर सूट सिलती और उसमें से जो कतरन के कपड़े बचते उससे वो अपनी ननद सुमेधा के लिए सूट बना देती। लेकिन कतरन के बने होने के कारण कॉलेज की लड़कियां उसका मजाक उड़ाती। अरे सुमेधा, ये वाला कपड़ा तो वही है ना जो सूट मैंने तेरी भाभी को सिलने को दिया था? अरे इसके सूट की बाजू तो देख, ये तो मेरी माँ के ब्लाउज के कपड़े की कतरन से बना है ना। और सलवार तो लगता है पेटीकोट का बना है। इस तरह कॉलेज में लड़कियों के ताने सुनकर सुमेधा नाराज हो जाती और दुखी होकर घर आ जाती है और अपनी भाभी को सारी बात बताती है। तू चिंता मत कर सुमेधा, कुछ दिन की बात है, जब तेरी भैया को काम मिल जाएगा ना तब तुझे ये सब नहीं पहनना पड़ेगा। और पता नहीं भाभी आखिर वो दिन कब आएगा। वो दिन जल्द ही आएगा मेरी प्यारी ननद। सुमेधा की गरीबी के कारण कोई भी उसका दोस्त नहीं बनता था। वो सबसे अलग रहकर ही क्लास में बैठी रहती। एक रोज क्लास में मैडम ने बताया, क्लास जैसा कि आप सब जानते ही हो हमारे जो ट्रस्टी हैं पंजाब से बिलोंग करते हैं, इसलिए वो अगले हफ्ते हमारे कॉलेज में एक डांस कंपटीशन करवा रहे हैं जिसमें नगद इनाम जो कि 3 लाख रुपए है वो जीतने वाले को मिलेगा। जो भी लड़की इसमें हिस्सा लेना चाहती है वो कंपटीशन के लिए बने पैनल के पास जाकर अपना नाम लिखवा दो। अरे वाह, नगद इनाम और पंजाबी गिद्धा, उसमें तो मैं माहिर हूँ। मैं तो इस कंपटीशन में हिस्सा जरूर लूंगी। सुमेधा इस प्रतियोगिता के लिए अपना नाम लिखवा कर आ जाती है और अब वो घर पर आकर YouTube देखकर अच्छे से गिद्धा की प्रैक्टिस करती है। एक रोज वो स्कूल में भी YouTube पर पंजाबी गिद्धा के स्टेप्स देख रही थी। तभी मेघा ने उसे टोकते हुए कहा, अरे सुमेधा, तू हर वक्त फोन में क्यों घुसी रहती है? आखिर क्या देखती है इसमें? मैं पंजाबी गिद्धा डांस सीख रही हूँ। वो अपने कॉलेज में प्रतियोगिता है ना, उसमें मैंने भी हिस्सा लिया है। तुम देखना ये इनाम तो मैं ही जीतूंगी। क्या तू इनाम जीतेगी? क्या हुआ, तुम लोग हंस क्यों रही हो?
तुम लोग जानती नहीं हो मैं डांस में कितनी माहिर हूँ। अरे होगी तू डांस में माहिर, लेकिन कपड़ों में तो तू जीरो है ना। क्या मतलब? मतलब ये डार्लिंग, बिना पटियाला सूट के तो तू गिद्धा डांस कैसे करेगी? स्टेज पर गिद्धा परफॉर्मेंस करने के लिए अच्छा सा पटियाला सूट भी तो होना चाहिए ना, वो खतरन वाला नहीं चलेगा वहां। वैसे तुझे इतना भी नहीं पता क्या? अरे इसे कैसे पता होगा, इसे तो सिर्फ कतरन वाले सूट ही पता है। ऐसा कहकर वो फिर उसका मजाक उड़ाती है। सुमेधा को बहुत बुरा लगता है और वो घर जाकर कमरा बंद करके रोने लगती है। ये देख प्रीति झट से सिलाई का काम छोड़कर अपनी ननद के पीछे पीछे चली जाती है। क्या हुआ सुमेधा, तेरी भाभी से कोई गलती हो गई क्या? नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर सुमेधा प्रीति को सारी बात बताती है। अरे बस इतनी सी बात, ये तेरी भाभी है ना, ये सिलेगी तेरे लिए पटियाला सूट, और वो भी नए कपड़े का। सच भाभी, आप कितनी अच्छी हो, लव यू भाभी। प्रीति ने सुमेधा को प्रॉमिस तो कर दिया, लेकिन अब उसे इस बात की चिंता सताने लगी कि वो उसके सूट के लिए पैसे कहाँ से लाए। तभी उसे याद आता है कि उसने राशन के लिए 1500 रुपए रखे हैं। अगर मैं उसके लिए सूट ले आई तो फिर राशन कहाँ से आएगा? नहीं, लेकिन सुमेधा के लिए कपड़े लाना भी तो जरूरी है। प्रीति राशन के लिए रखे पैसे लेकर बाजार चली जाती है और रास्ते में सभी जानने वाली महिलाओं से कहती है, अरे शिवानी बहन, कुछ कपड़े सिलने हो तो जल्दी दे देना, मैं जल्दी सिलकर दे दूंगी। अच्छा ठीक है प्रीति। ऐसे ही उसने और भी औरतों से यही बात कही। प्रीति बाजार गई और सुमेधा के लिए सुंदर सा सूट लेकर आ गई। शाम को उसके पास ढेरों सूट के ऑर्डर आ गए। वो खाली वक्त मिलते ही जल्दी से सूट सिलने लगती है। वो सारी सारी रात बैठकर कपड़े सिलती। ये देख उसका पति उससे बोला, मेरी नौकरी न होने के कारण तुम्हें कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है ना प्रीति। ऊपर से सुमेधा की जिद ने तो तुम्हें और परेशान कर दिया है। इसमें परेशानी की क्या बात है, सुमेधा की खुशी के लिए तो हम ये सब कर रहे हैं। रात भर बैठकर प्रीति पटियाला सूट सिलती है। फिर उसमें जरी, लेस और सितारे लगाकर बहुत ही सुंदर सा सूट बनाकर तैयार कर देती है। अगली सुबह जब सुमेधा सोकर उठती है तो उसके सिरहाने एक बड़ा ही सुंदर और स्टाइलिस्ट पटियाला सूट रखा हुआ होता है। उस नए सूट को देखकर सुमेधा बहुत खुश हुई। वो जाकर अपनी भाभी के गले लग गई। थैंक यू सो मच भाभी, आप बहुत अच्छी हो। वो पटियाला सूट पहनकर कॉलेज चली जाती है, जहां उसका पटियाला सूट देख सब हैरान रह जाते हैं। यार, इसका ये पटियाला सूट तो गजब का है, देख तो कितना स्टाइलिस्ट और प्यारा लग रहा है। उनके मुंह से बात सुनकर सुमेधा बहुत खुश हुई। फिर उसने पूरे जोश के साथ डांस कंपटीशन में भाग लिया और ये प्रतियोगिता जीत ली। 3 लाख का इनाम जीतकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे अपनी भाभी का पूरा संघर्ष याद आ गया। उधर कॉलेज की लड़कियों ने सुमेधा से माफी मांगी। उन्हें अपने किए पर बहुत पछतावा था। सुमेधा ने उन सबको माफ कर दिया और वो घर आ गई। भाभी, इन पैसों पर आपका अधिकार है। मैं जानती हूँ कि आपने रात रात भर जागकर लोगों के कपड़े सिले हैं। प्रीति ने नम आंखों से अपनी ननद को गले लगा लिया। रमोला के 5 लड़के अब जवान हो गए थे और सबकी शादी की उम्र भी हो गई थी। रमोला को अब उनकी शादी की चिंता सताने लगी थी। फिर एक रोज उनका खानदानी पंडित अर्चना नाम की लड़की का रिश्ता उसके सबसे बड़े बेटे अशोक के लिए लाता है। रमोला बिना ज्यादा देर किए उन दोनों की शादी करवा देती है और फिर बड़ी धूमधाम से उसका स्वागत करते हुए बोलती है, आओ मेरी बहू, सबसे बड़ी बहू, तुम्हारे ससुराल में तुम्हारा स्वागत है। भगवान करे तुम्हारे शुभ कदम मेरे घर पर पड़ते ही मेरे बाकी चारों लड़कों की शादी भी जल्द से जल्द हो जाए। अगले दिन सुबह रमोला अपनी बहू के कमरे में जाती है और उसे एक साड़ी देते हुए कहती है, ये ले बहू, आज तेरी मुंह दिखाई है ना, तो ये साड़ी तू अपनी मुंह दिखाई पर पहन ले। सासू माँ, अगर आपको बुरा न लगे तो क्या मैं अपनी माँ की दी हुई साड़ी पहन लूं? पहले मुझे दिखा कि वो साड़ी कैसी है। अगर हल्की हुई तो मैं पहनने नहीं दूंगी, हाँ पहले ही कह देती हूँ। अर्चना अलमारी से वो बनारसी साड़ी लाकर अपनी सास को दिखाती है, जिसे देख रमोला की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अरे वाह बहू, ये तो बहुत ही सुंदर साड़ी है। वैसे कितने की ली तूने? माँ जी, मेरी मम्मी ने ये साड़ी पूरे 40,000 की ली है। एकदम प्योर बनारसी सिल्क की साड़ी है। माँ ने बोला था कि अपनी मुंह दिखाई पर इसे ही पहनियो। अच्छा अच्छा ठीक है, इसे ही पहन ले। चल अब तू तैयार होकर नीचे आ जा, मोहल्ले की औरतें आती ही होंगी। कुछ देर बाद अर्चना तैयार होकर नीचे आती है। उसकी साड़ी देख सभी औरतें हैरान रह जाती हैं। तभी उसमें से ममता नाम की एक औरत कहती है, वाह रमोला बहन, तुमने बहू को मुंह दिखाई पर बहुत ही महंगी साड़ी गिफ्ट की है। हाँ, हमें नहीं पता था कि आपका दिल इतना बड़ा है।
आंटी जी वो हाँ, ये साड़ी मैंने ही बहू को दी है। वो क्या है ना, घर की पहली बहू है तो महंगी साड़ी देना तो बनता है। रमोला सबके सामने झूठ बोल देती है, साथ ही अर्चना को भी चुप रहने को बोलती है। बेचारी बहू चुपचाप अपनी माँ की दी हुई साड़ी का सारा क्रेडिट अपनी सास को दे देती है। साड़ी के साथ साथ सभी अर्चना की खूबसूरती की भी खूब तारीफ करती हैं। ऐसे ही कुछ दिन भी बीत जाते हैं और फिर दूसरे बेटे की भी शादी हो जाती है। फिर रमोला अपनी बड़ी बहू के पास जाकर कहती है, बहू, मुझे तुझसे एक काम था। वो कल कीर्ति की मुंह दिखाई है तो तू वो अपनी बनारसी साड़ी मुझे दे दियो, मैं ना उसे दे दूंगी। कहीं उसने हल्की साड़ी पहन ली तो सभी लोग कहेंगे कि अपनी बड़ी बहू को तो महंगी साड़ी दे दी और इसे हल्की साड़ी। ठीक है माँ जी, अभी लाती हूँ मैं। भारी मन से बेचारी अर्चना वो साड़ी अपनी सास को दे देती है। रमोला वो साड़ी लेकर सीधा कीर्ति के कमरे में जाती है। ये ले कीर्ति बहू, ये हमारी खानदानी साड़ी है। बड़ी बहू ने भी अपनी मुंह दिखाई में यही पहनी थी, अब तू भी कल इसे ही पहनना। ठीक है माँ जी, वैसे सचमुच ये साड़ी तो बहुत ही खूबसूरत है। लेकिन माँ, ये अचानक से खानदानी साड़ी कहाँ से आ गई? हमारी दादी ने तो हमें इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया। तू क्या उनकी बहू था जो तुझे बताती? चल बहू, अब कल अच्छे से तैयार हो जाना। अगले दिन कीर्ति वही साड़ी पहनकर तैयार हो जाती है। सभी मोहल्ले की औरतें आती हैं। तभी ममता फिर से कहती है, अरे रमोला बहन, ये साड़ी तो बड़ी बहू की है ना जो तूने उसे दी थी। नहीं आंटी जी। अरे बहू, तू चुप कर, तुझे कुछ नहीं पता। ममता, मैंने अपनी 5 बहुओं के लिए एक जैसी ही साड़ी ली है। एक साड़ी 40,000 रुपए की है। वो क्या है ना, मैं नहीं चाहती कि मेरी 5 बहुओं को ये लगे कि उनके साथ भेदभाव हुआ है। अरे ये सासू माँ झूठ क्यों बोल रही हैं? उन्होंने तो कहा था कि ये खानदानी साड़ी है। इसी दुविधा में कीर्ति मुंह दिखाई के बाद अपनी जेठानी के कमरे में जाती है और उससे इस बारे में पूछती है तो अर्चना उसे सारी बात बताती है। दीदी, ये तो गलत बात है। सासू माँ और कितना झूठ बोलेंगी, वो भी आपकी माँ की दी हुई साड़ी को लेकर। चलिए हम अभी सासू माँ से इस बारे में बात करते हैं। नहीं कीर्ति, हमें अपनी ससुराल को और अपनी सास का मान रखना ही होगा, यही हम बहुओं का फर्ज है। ऐसे ही कुछ महीने बाद रमोला की बाकी तीनों लड़कों के लिए 3 सगी बहनों का रिश्ता आता है, जिसके लिए रमोला मना कर ही रही थी कि तभी उसका छोटा बेटा धवल उसे रोक लेता है। लेकिन माँ, वो तीनों लड़कियां हम तीनों भाइयों को पसंद हैं, फिर आप मना क्यों कर रही हो? क्योंकि सासू माँ के पास 3 बनारसी साड़ियां नहीं है ना, इसलिए। कीर्ति चुप। फिर अपने बच्चों की मर्जी के आगे रमोला को झुकना पड़ता है और वो अपने तीनों बेटों की शादी 3 बहनों कुसुम, सीमा और पूजा से कर देती है। रमोला अपनी तीनों बहुओं का गृह प्रवेश करती है। तभी उसकी पड़ोसन ममता उसे कहती है, अरे वाह रमोला, अब तो तेरी 3 बहुएं एक साथ आई हैं। मैं तो बेसब्री से इनकी मुंह दिखाई का इंतजार कर रही हूँ कि ये तीनों एक साथ बनारसी साड़ी में कैसी लगती हैं। माँ जी, आंटी किस साड़ी की बात कर रही हैं? मैं बताती हूँ मेरी देवरानियों। सासू माँ ने अपनी 5 बहुओं के लिए 40,000 वाली महंगी बनारसी साड़ी खरीद रखी है। कल तुम सब पहनोगी अपनी अपनी बनारसी साड़ियाँ। अरे मैं तो कहती हूँ कल 5 बहुओं को एक साथ बनारसी साड़ी पहनाकर मुंह दिखाई करवा दे। जब 5 एक साथ आएंगी तो कितनी अच्छी लगेंगी। वाह आंटी, कितना अच्छा आइडिया है। कीर्ति, तुम सब कुछ जानते हुए भी ऐसा क्यों बोल रही हो? क्योंकि एक ना एक दिन तो झूठ का अंत होना ही है ना दीदी। ये ममता तो मुझे कहीं के नहीं छोड़ेगी। वैसे गलती भी सारी मेरी ही है। अपनी बहू की साड़ी को मैंने अपनी दी हुई साड़ी बताया तो भुगतना तो था ही। अगले दिन सभी बहुएं अपनी सास से साड़ी मिलने का वेट कर रही थी। तभी रमोला उनके पास आती है और कहती है, अर्चना बहू, मुझे माफ कर दे। मुझे अपना एक झूठ छुपाने के लिए न जाने कितने झूठ बोलने पड़े। मुझसे गलती हुई जो मैंने तुम्हारी माँ की दी हुई साड़ी को अपनी दी हुई साड़ी कहा। लेकिन सच कहूँ तो मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं तुम 5 को नई साड़ी दिलवा पाऊं, वो भी इतनी महंगी। ऐसी नौबत नहीं आएगी माँ जी। वो कैसे? क्योंकि कुसुम दीदी ने कल ही हमें सब सच बता दिया था और हमारे पतियों ने हमें बिल्कुल अर्चना दीदी जैसी साड़ी हिलाकर दे दी थी। हाँ माँ जी, इसीलिए अब आपको किसी के सामने शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा। हाँ, और अब आपकी 5 बहुएं एक साथ बनारसी साड़ी में अपनी मुंह दिखाई करेंगी। अपनी बहुओं की समझदारी देख रमोला बहुत खुश होती है और अपनी गलती को समझते हुए फिर कभी झूठ न बोलने की कसम खाती है। फिर कुछ ही देर में वो 5 बहुएं एक जैसी बनारसी साड़ी पहनकर सबके सामने आती है, जिससे रमोला की इज्जत पर कोई दाग नहीं लगता और फिर 5 बहुओं की मुंह दिखाई खुशी खुशी हो जाती है।